भारत में लगातार आक्रमण होते रहे हैं और उन आक्रमणों का हमारे महापुरुषों ने बहुत ही वीरतापूर्वक उनका प्रतिरोध भी किया है, उनसे मुकाबला भी किया है। आज हम यहाँ पर दो बातें करने वाले हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत काल और एक मुगल काल, इसकी भूमिका के रूप में देखें तो हमारे सामने ये बात रहती है कि भारत में 1191 में एक युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में भी हुआ। वो एक ही जगह हुआ, स्थान था तराइन का युद्ध, तराइन का मैदान, जहां पर तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज जीत गया। कहते हैं कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में लगभग 16 युद्ध हुए थे और पृथ्वीराज चौहान ने उनको हर बार माफ कर दिया था। लेकिन 1192 का जो युद्ध हुआ था, जिसको अपन तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, उसमें गौरी की जीत होती है और वह पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। यहां से शुरू होता है संघर्ष काल। संघर्ष काल में या यदि अपन बात करें तो दो तरह के योद्धा रहे हैं। योद्धा नहीं कह सकते, लेकिन दो तरह की विदेशी ताकत यहां आई थी। एक गौरी के रूप में, मोहम्मद गौरी के रूप में, और दूसरी बाबर के रूप में। इन दोनों में थोड़ा अंतर था। गौरी यहां रहने नहीं आया था और वह तो यहां पर शासन किया, जो धन मिला लेकर के जाना उनका मुख्य उद्देश्य था, खुद को यहां रहना नहीं था। लेकिन बाबर को यहां रहना था और वह कहता है कि जब मैं दिल्ली की सरकार मैंने संभाली, वहां से मैंने तय कर लिया था कि मैं भारत में रहूंगा। तो तराइन का युद्ध तो 1191 में हुआ और यहां पर हम दिल्ली सल्तनत की काल की बात करें तो 1206 बता रहे हैं। तो 1191 से लेकर के 1206 तक क्या हुआ, इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। तो जब हमारे यहां गौरी ने आक्रमण किया और यहां पर उनका राज्य मान लिया गया, लेकिन हमें पता है कि गौरी यहां रहने नहीं आया था। इसलिए गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर रखा। नाम से पता है गुलाम, लेकिन ये गुलाम ऐसा गुलाम नहीं जैसे हमारे यहाँ कोई किसी को गुलाम रख लेते हैं तो फिर उनको ठोक पीट करके या मजबूरन काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए यदि हम एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ममलून वंश भी कह सकते हैं। ममलून का अर्थ होता है लाड प्यार से उनको अपने संतान की तरह मानते हुए, और कई कई तो शासक अपनी बहन बेटियों का भी विवाह गुलामों से किया है। तो गौरी ने यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना यहां का भार संभाल करके वो अपने देश की ओर निकल गया। तो 1206 तक गौरी जिंदा था। 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई
उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक खुद यहाँ शासक बन जाता है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल था वहाँ से लेकर के ही सल्तनत काल कहते हैं। ये सल्तनत काल जब शुरू हो जाता है तो इसमें 5 वंश थे। कितने? 5 वंश थे। उसके लिए यदि अपन एक छोटी सी ट्रिक बनाएं तो जानकारी में आ सकता है। पहला है, सीधी ट्रिक है, आप लिख सकते हैं, गुल खिले तो शायद लोदी आए। यानी गुल से बनना है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शायद यानी सैयद वंश, लोदी यानी लोदी वंश। इन 5 वंशों ने मिल करके सल्तनत काल का रूप दिया है। उसके बाद में मुगल वंश शुरू होता है। चलिए अपन पढ़ते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 736 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा में उल्लेखित मिलता है कि डबोल के संघर्ष में अरब सेना का जो नायक था मुधारिया पराजित हुआ और मारा गया। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। इसी बीच स्योंग वंश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जसैया व साम्राज्ञी रानीबाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। तो देखिए, काफी संघर्ष पहले भी हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ के राजाओं ने विदेशी ताकतों को अंदर नहीं घुसने दिया। मोहम्मद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा था। ये हमने पहले जानकारी में लिया है। अब अपन यदि शुरुआत करें तो गुलाम वंश से शुरू करते हैं, जिसमें यामिनी इल्बरी या गुलाम वंश जिसको कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका समय काल 5 वर्ष रहता है, 1206 से लेकर के 1210 तक, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब तक। 1206 में इसका राज्याभिषेक होता है और इसका नाम लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी और इनके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है। सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ इसका ये समय काल भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद उनका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार की जो शेष काम पूरा करवाया था,
वो अपना राज्याभिषेक आगे शुरू करता है और ये ऐबक का दामाद था और उत्तराधिकारी बना। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। और 1226 ईस्वी में कुतुब इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या जीता था? रणथंबोर को जीत लिया था। और 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता और फिर ग्वालियर और जालोर इनके ग्वालियर जीतने के बाद वहां से वो मंगोर चंगेज खान से दुश्मनी मोल ले लेता है और उसके बाद में आगे इनका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद में रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान वहां की सुल्तान बनी और इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा यानी जिसको कोट कहते हैं और कुल्हा यानी टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर जो थे वो नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विरोध को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या की गई। बाद में रजिया ने इल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार दिया गया था। इल्तुनिया और रजिया को मार दिया। और 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह और 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह और 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे और नासिरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल गियानुद्दीन बलबन का था। यानी नासिरुद्दीन जो था उनका सपोर्ट गियानुद्दीन बलबन करता था और वो उसका सपोर्टर था। उसके बाद में बलबन आता है। इल्तुतमिश के बाद में बलबन उल्गू खां इल्तुतमिश के चहलगामी नामक तुर्किश दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और मंगलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया और उसने सिजदा और पाबोस साम्राज्य के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में शुरू किया। और बलबन दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था और उन्होंने ये जो ढांचा बनाया था उनके ये दरबार प्रथा का प्रमुख माना जाता है। उसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता। ये बलबन का काम था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अमीरों ने उनके जो आगे लोग रखे रहते थे अमीर लोग, अमीर ने एक दल बना लिया और उन्होंने वहां मार काट शुरू कर दी। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में वो क्यूमर्स था उसका वध कर दिया गया और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब देखो जलालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने किसकी मृत्यु कर दी? क्यूमर्स की। कब की? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में इनकी मृत्यु करने के बाद में गुलाम वंश का यहाँ क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और उसके बाद में कौन आते हैं? खिलजी वंश। ठीक है। अब खिलजी वंश के बाद हमारे सामने रहता है खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका 1290 ईस्वी में काल शुरू होता है, जो 17 वर्ष का था। और इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी। 1296 में इनकी धोखे से हत्या करवाता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ बनता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कब बनता है? 1296 ईस्वी में। किसको मार करके? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है। उसके बाद उसने 20 वर्षों के शासनकाल में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है और उसने सिखों पर अपना उल्लेखनीय द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाता है। कौन? ये याद रखना, द्वितीय सिकंदर अपने सिखों पर कौन लिखवाता है? द्वितीय सिकंदर। ये अलाउद्दीन अपने सिखों पर लिखवाता है। इसके शासन में कश्मीर व बंगाल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया और अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1301 ईस्वी में रणथंभौर जीतता है और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसको लूटता है। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। मलिक काफूर उसका सहयोगी बन जाता है। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका और मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। और अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो कहता है कि काफूर रामेश्वर तक पहुंचा था। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया और विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। पहला क्या था? अमीर जितने भी थे उन सब की संपत्ति, अमीर जो वर्ग था उनकी संपत्ति जब्त करना। दूसरा, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन अल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और खजाउद्दीन फतेह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरावा कहा है। तो आज हमने खिलजी वंश तक पढ़ा है। तुगलक, सैयद और लोधी वंश अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप इस नक्शे को देखिए, गुलाम वंश का साम्राज्य जो ऊपर आपको दिख रहा है, जहाँ पर हरी हरी पट्टियाँ हैं वहाँ गुलाम वंश। फिर राजपूत वंश का है, चंदेल है, यादव है, काकतिया है, योगासाया है, वार्ग है, ऐसे थे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।